नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की समाचार। आज है बुधवार 27 मई 2026। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज का दिन भगवान विष्णु की पूजा और शुभ कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश और दुनिया में आज सुबह से कई बड़ी और अहम खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। राजनीति, मौसम, दुर्घटना, अपराध, टेक्नोलॉजी और जनहित से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पर हमारी नजर रहेगी। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। हर दिन की तरह आज की शुरुआत में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए कई बड़े सुरक्षा और आर्थिक समझौतों की घोषणा की। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोऑपरेशन पहल शुरू की गई, जिससे समुद्री गतिविधियों की साझा निगरानी होगी। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया ताकि सप्लाई चेन मजबूत हो सके। फिजी में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऊर्जा सुरक्षा, अंडरसी केबल नेटवर्क और नई तकनीकी साझेदारी पर भी सहमति बनी। बैठक में मार्को रूबियो, पेनी वोंग और टोशिमित्सु मोटेगी शामिल रहे। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग कैबिनेट स्तर का मंत्रालय बनाया है। नई यूडीएफ सरकार में मुख्यमंत्री वी.डी. साठीसन के नेतृत्व में ये पहल शुरू की गई है। एआई मंत्रालय की जिम्मेदारी पी.के. कुन्हालीकुट्टी को सौंपी गई है। सरकार कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। केआई मिशन के जरिए सरकारी विभाग, रिसर्च संस्थान और स्टार्टअप्स मिलकर काम करेंगे। एग्रीटेक, लाइफ साइंस और जीनोमिक्स सेक्टर में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार एआई के नैतिक उपयोग, पारदर्शिता और डिजिटल स्किलिंग पर भी विशेष जोर दे रही है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां गंगटोक के लिविंग हेलीपैड पर उनका स्वागत राज्यपाल ओम प्रकाश मथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग ने किया। राष्ट्रपति ने नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी और ऑर्किडेरियम का दौरा किया तथा रिज पार्क में महिलाओं के लिए पिंक सिटी रनर्स सेवा को हरी झंडी दिखाई। दौरे के दौरान वो भारत चीन सीमा स्थित नाथू ला पास जाएंगी और वहां तैनात जवानों से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो सिक्किम यूनिवर्सिटी के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर सम्मान प्रदान करेंगी। पलजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की थी। नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के महत्वपूर्ण घोषणाओं और गतिविधियों पर। असम सरकार ने वित्तीय अनुशासन और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 6 महीने का सख्ती अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। केवल मेडिकल इमरजेंसी या विशेष अनुमति में छूट मिलेगी। सरकारी ईंधन खर्च में 20% कटौती की जाएगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद 6 महीने तक बंद रहेगी और पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। वीआईपी काफिलों का आकार घटाया गया है। सरकारी बैठकों और सेमिनार अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित होंगे, जबकि विदेशी सामानों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इम्फाल स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में मणिपुर पुलिस को 477 नए वाहन सौंपे और उन्हें हरी झंडी दिखाई। इस बेड़े में बुलेट प्रूफ रक्षाक वाहन, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, मोटरसाइकिल, टाटा योद्धा, बोलेरो नियो, ट्रक, बसें और वाटर टैंकर शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन वाहनों से पुलिस की गश्त, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। करीब 54% वाहन पहाड़ी जिलों में तैनात किए जाएंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री गोविंद दास कौंथोजाम और डीजीपी राजीव सिंह भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति लागू करने का ऐलान किया है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मालदा में पहला माइग्रेंट होल्डिंग सेंटर भी शुरू किया गया है, जहां संदिग्ध अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राज्य भर में 400 कैंटीन शुरू करने की योजना बनाई है, जहां सिर्फ 5 रुपए में मछली भात भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे सस्ती भोजन, सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। मनोरंजन जगत और सेलिब्रिटीज से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर अब नजर डालते हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई बड़ी खबरें चर्चा में हैं। रणवीर सिंह के खिलाफ निर्देशक फरहान अख्तर और फाइस ने आधिकारिक नॉन कोऑपरेशन नोटिस जारी किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉन 3 से अलग होने के कारण प्रोड्यूसर्स को लगभग 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद रणवीर सिंह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे और अपने फैसले पर सफाई दी। वहीं टीवी कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दाहिया जुड़वा बेटों के माता पिता बने हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर खुशी साझा की। दूसरी ओर रामकांत दयामा का निधन हो गया, जो चक दे, इंडिया और सेंटर फ्रूट विज्ञापनों के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा जोया अख्तर और रीमा काकती के टाइगर बेबी ऑफिस से 66 हार्ड डिस्क चोरी होने का मामला सामने आया है, जिनमें कई अनरिलीज्ड शो और फुटेज मौजूद थे। पुलिस ने एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। अब नजर डालते हैं देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार क्षेत्र और कर नीति से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स पर। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार शेयर बाजार निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स में राहत देने को लेकर निवेशकों और मार्केट विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार कर सकती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार बिकवाली के पीछे बढ़ा हुआ टैक्स बोझ, रुपये की कमजोरी और वैश्विक निवेश रणनीतियों में बदलाव को बड़ा कारण माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स में संभावित कटौती से विदेशी निवेश दोबारा बढ़ सकता है। शेयर बाजार में स्थिरता आएगी और निवेशकों का भरोसा मजबूत होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका है, जिससे परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ सकती है। निर्यात क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है, क्योंकि शिपिंग में देरी, इनपुट कॉस्ट में इजाफा, वर्किंग कैपिटल पर दबाव और एक्सपोर्ट ऑर्डर में अनिश्चितता कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है। सरकार पहले पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर चुकी है, जिससे सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भार पड़ने का अनुमान है। योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, अपील निस्तारण और रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में जीएसटी राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सहारनपुर जोन में 35.1% और वाराणसी 1 जोन में 33.2% की वृद्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कमजोर प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्य योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और व्यापारियों से सीधे संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी और फर्जी फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में 477 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और 168 लोगों की गिरफ्तारी की गई। करीब 180 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया गया, जबकि जांच और एजुडिकेशन प्रक्रिया से 2250 करोड़ रुपए की मांग तय हुई। राज्य में 63,797 अपीलों का निपटारा किया गया, जिनमें 52,432 जीएसटी और 11,365 वैट अपीलें शामिल हैं। हालांकि 20,697 मामले अभी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन औसतन 8 दिनों में और रिफंड 27 दिनों में प्रोसेस हो रहा है। डेटा मॉनिटरिंग और एआई आधारित विश्लेषण से भ्रष्टाचार रोकने और टैक्स प्रशासन मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता को दोनों देशों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ओटावा में कार्नी और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री से मुलाकात कर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीपीए पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $17 अरब से बढ़ाकर $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बातचीत में ऊर्जा, कृषि, खाद्य, टेक्नोलॉजी और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश और सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अब बात करते हैं सोना, चांदी और अन्य उत्पादों के आज के दाम और उनके उतार चढ़ाव की। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोना लगभग 14,760 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम की कीमत करीब 1,47,600 रुपए पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम के लिए लगभग 1,54,980 रुपए दर्ज किया गया। चांदी की कीमतों में भी तेजी दिखाई दी और 1 किलो चांदी करीब 2,85,000 रुपए तक पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कमेक्स रेट, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति और घरेलू मांग की वजह से कीमतों में बदलाव बना हुआ है। कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स गोल्ड करीब 1,58,588 रुपए पर ट्रेड करता दिखाई दिया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर लगभग 2,71,600 रुपए के स्तर पर रहा। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत लगभग 108 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की औसत कीमत करीब 912 रुपए 50 पैसे बताई जा रही है। निवेशक लगातार बुलियन मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं दुनिया की युद्ध और संघर्ष से जुड़ी खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।
अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक करते हुए मिसाइल लॉन्च साइट्स और समुद्री माइंस बिछाने के आरोप वाली नौकाओं को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए की गई। जवाब में ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस यूनिट्स ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि ईरानी वायुसेना ने कथित तौर पर ईरानी एयर स्पेस में घुसे अमेरिकी फाइटर जेट पर फायरिंग भी की। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज़्तबा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अब क्षेत्रीय देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ढाल नहीं बनेंगे। दोहा में जारी कूटनीतिक वार्ताओं के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट से वैश्विक तेल बाजार में भारी उछाल देखा गया। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका। कतर ने ईरान को $12 अरब प्रस्ताव देने की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए नए अपडेट्स पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर अब नौकरी और कानून व्यवस्था दोनों क्षेत्रों में तेजी से दिखाई दे रहा है। AI स्किल्स रखने वाले नए युवा प्रोफेशनल्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एंट्री लेवल नौकरियों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सैम ऑल्टमैन ने माना कि AI के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का सही अनुमान लगाना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि AI ने उम्मीद के मुकाबले कम एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म की हैं, लेकिन जोखिम अभी भी बना हुआ है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे Amazon, HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड AI के जरिए कुछ भूमिकाओं में कर्मचारियों की संख्या कम कर चुकी है। वहीं ब्रिटेन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने नेक्टर नाम के AI सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसे पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है। ये सिस्टम पुलिस डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों और भ्रष्टाचार की पहचान करता है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब नजर डालते हैं देश में हुई आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार SUV ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक सरकारी डॉक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय पुलिस व राहत टीम तुरंत पहुंची। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस ने बस को हटाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात सामान्य कराया। कर्नाटक के बेलगावी जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल की मिनी गुड्स रिक्शा से आमने सामने टक्कर हो गई। मृतकों में एक 9 महीने का मासूम शिशु भी शामिल है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास गुजर रहा था, तभी अचानक बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई। हादसे के दौरान युवक बाइक के नीचे फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के गर्म इंजन के संपर्क में आने से उसे गंभीर जलन हुई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर पेद्दा अंबरपेट इलाके के पास एयर इंडिया कर्मचारियों को ले जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक और कर्मचारियों की सतर्कता से सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू-धू कर जलने लगा। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में चंद्रायनपल्ली के पास नेशनल हाईवे 44 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 7 कारें और 2 ट्रक आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने के कारण कई वाहन एक दूसरे से भिड़ गए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात कई घंटों तक प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और हाईवे रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक बहाल कराया। दुर्घटना में कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित IMT मानेसर इलाके में लापता 22 वर्षीय महिला का शव एक बंद बाथरूम के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध मौत और हत्या से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस ने महिला के पति से लंबी पूछताछ की और उसके बयान की जांच की जा रही है। घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए गए हैं, जबकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोड रेस की एक खौफनाक घटना में पिता और बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में पूछताछ जारी है और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के शिवमोग्गा में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े एक वकील को रेप और ब्लैकमेल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने एक शादीशुदा महिला के साथ जबरन संबंध बनाए और निजी तस्वीरों व वीडियो के जरिए उसे लगातार धमकाता रहा। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। जांच के दौरान मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आरोपी ने महिला पर दबाव बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों का कितना इस्तेमाल किया। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। बिहार के सीतामढ़ी में संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दफनाई गई एक युवती का शव 51 दिन बाद कब्र से बाहर निकलवाया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में कई सवाल सामने आए थे, जिसके बाद ताज़ा मेडिकल जांच कराने का फैसला लिया गया। फॉरेंसिक टीम अब मौत के असली कारण का पता लगाने में जुटी है। परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हत्या की आशंका वाले एक मामले में दफनाए गए युवक का शव करीब 12 दिन बाद कब्र से बाहर निकाला गया। परिजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोबारा जाँच शुरू की। मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और जरूरी सैंपल जुटाए। पुलिस परिवार के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में दिव्यांग महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है और कई स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस टीम आरोपियों के आपसी संपर्क और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मामले को लेकर इलाके में सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। चलिए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का असर जारी है, जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। गर्म और शुष्क हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी ओर पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना में गर्मी और बारिश दोनों को लेकर हाई अलर्ट जारी है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ।